देखे थे कि सॉल्यूट जब सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी फेनोमेनन को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली एक आया था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb, दैट Kb इज इक्वल टू डेल्टा Tb बाई मोलरिटी। इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते थे उसको। डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू मोलरिटी, तो Kb बराबर आ गया था डेल्टा Tb बाई मोलरिटी। यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पर यूनिट मोलरिटी इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb। सिमिलरली आज बताएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कारण बता दिए हुए हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है सॉल्वेंट का जब सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखाएगा कि व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट solute is added to the solvent, the freezing point of solution get decreased. The phenomenon is called as depression in freezing point. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फेनोमेनन ये है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट यानी वाटर ले लेते हैं और उसमें 10 ग्राम चीनी डाल देते हैं, तो अब सॉल्यूशन बन गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन अब जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता या -2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये -1 होगा या -2 होगा या -5 होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें ऐड हुआ, है ना। आपको तरीका बता दिए थे, डेल्टा TF कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को, है ना। डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू मोलरिटी, है ना। डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोलरिटी, वेयर इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रैस्कोपिक कांस्टेंट। क्रैस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसको ग्राफिकली दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसे और ऐसे। ऊपर वाला ग्राफ सॉल्वेंट का, नीचे वाला ग्राफ सॉल्यूशन का, है ना। सॉल्वेंट भी फ्रीज होगा, इधर टेम्परेचर होता है, इधर वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर बढ़ता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बिल्कुल कम, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जैसे देखो यहाँ 5 डिग्री है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, दैट इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। TF नॉट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
फिर एक डिफिनेशन यहाँ पे डिफाइन करना होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसको कहते हैं, ये डिफिनेशन बिहार बोर्ड को आ सकता है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिफाइन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। फार्मूला वहीं से लेके आएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एफ इंटू मोलरिटी। तो के एफ इज इक्वल टू, ध्यान दो, बताओ, डेल्टा टी एफ बाई मोलरिटी। यदि मोलरिटी 1 मोल पर केजी हो गया तो के एफ बराबर डेल्टा टी एफ हो जाएगा। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कितना मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, दैट डिफिनेशन। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट is depression in freezing point of solution of concentration 1 मोलर या 1 मोल पर केजी, है ना। यूनिट ऑफ केएफ क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ केएफ मोल नहीं, केल्विन केजी मोल। डेल्टा टीएफ का यूनिट केल्विन होता है, ये मोल पर केजी होगा, तो यूनिट बनेगा केल्विन केजी पर मोल। यूनिट ऑफ केएफ केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल, यूनिट ऑफ केएफ। अब रह गया ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, कैसे करिएगा, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई डिफाइन करिए बोल करके। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहेंगे, हाँ बोलो बोलो। मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर विच रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यही लिखना है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर में। मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर, मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर which required to
stop the phenomenon of osmosis known as osmotic pressure. osmotic प्रेशर को पाई लिखते हैं और ये डिपेंड करता है, osmotic pressure depends on किस किस बात पे डिपेंड करता है भाई? पहला बात कंसंट्रेशन, पे डिपेंड करता है। होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। और दूसरा कौन सा बात पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, है ना। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही दो डिपेंडेंस का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिखते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। तो पाई बराबर लिखने के लिए कांस्टेंट डालते हैं आर, और पाई इज इक्वल टू सी आर टी। एक्चुअली में एस लिखाता है, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, इसीलिए आर लिख देते हैं। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई क्या है वहां पे? पाई क्या है वहां पे? ऑस्मोटिक प्रेशर, और सी कंसंट्रेशन। पाई ये ऑस्मोटिक प्रेशर है और सी जो है कंसंट्रेशन, का मतलब मोलरिटी से है। यहाँ पे कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी, है ना। मोलरिटी नहीं लगाना है यहाँ पे, मोलरिटी लगाना है ना। और आर अपना गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है ना, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ज्यादातर यही इस्तेमाल होगा, या फिर 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। और टी जो टेम्परेचर है इसको हमेशा केल्विन स्केल में ही पुट करना है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना बात हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर में, है ना। बहुत बार आता है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन व्हाट फैक्टर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स, बस यही लिख। और एक बात आएगा जिसमें लिखाएगा यह कि हाउ यू प्रूव ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, सिंस पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और सी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी। तो नंबर ऑफ मोल हो गया अमाउंट, तो बस इतना सब बात लिख देना है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। सो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, इसलिए एग्जांपल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन के लिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और उस चारों में से सबसे ज्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं मॉलिक्यूलर मास का डिटरमिनेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोटिक प्रेशर से।
तो इसका जवाब क्या देंगे? ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन टाइप है ना। सीबीएसई बोर्ड को 10 साल में 3 बार आता है, किसी न किसी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के डिटर्मिनेशन में काम आता है, और उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्यों? तो हम लोग बताएंगे कि बाकी के जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर, इसमें टेम्परेचर का एप्लीकेशन है, हीट करना पड़ता है या कूल करना पड़ता है। और मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन और एंजाइम्स का यदि मॉलिक्यूलर मास, तो ये टेम्परेचर के वजह से डीनेचर्ड होता है। लेकिन यदि उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से मेजर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर का एप्लीकेशन नहीं, मतलब गर्म नहीं करना पड़ा, बॉयल नहीं करना पड़ा, तो हमारा प्रोटीन डीनेचुरेशन से भी बच जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर लेता है। ठीक है, तो ये बात भी कर देना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेशर जनरली नहीं, मोर प्रिफरेबली used to measure molecular mass of unknown solute. Unknown solute, as it does not require to boil or freeze the solution. ऑस्मोटिक प्रेशर बॉयल और फ्रीज सॉल्यूशन को नहीं करवाता है। सो द मॉलिक्यूल लाइक एंजाइम्स, प्रोटीन, not undergoing denaturation, not undergoing de है ना, एंजाइम्स, प्रोटीन डीनेचुरेशन से बचा जाता है और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है। मेन बात यही है, नॉट अंडरगोइंग डिनेचुरेशन, डज नॉट नीड टू बॉयल और फ्रीज, इसमें बॉयल और फ्रीज नहीं करना है। और नीचे बता देते हैं कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर टी, वॉल्यूम लीटर में, है ना। तो पाई इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन एम एल, ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर जो छोटा वाला एम है वो मॉलिक्यूलर मास मेजर करता है, तो ये पूरा एक साथ गुना हो जाएगा, पाई एम भी बराबर डब्ल्यू आर टी गुना 1000 बाई क्या, पाई इंटू भी इन एम एल, है ना। लीटर में लिखेंगे तो ऊपर 1000 से गुना नहीं करना है। इस फॉर्मूले से हम लोग मॉलिक्यूलर मास मेजर कर लेते हैं। m इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास।
क्लियर है? ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर का क्वेश्चन कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर यूज टू मोर प्रीफर टू यूज कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। अब इसके अलावा थोड़ा खराब बात पढ़ना है, मतलब जो जनरली होता नहीं है, जैसे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या जो सॉल्यूशन, अरे बताओ, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबेज करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, और जो सॉल्यूशन आइडियल मतलब कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा उसको क्या कह देंगे? सुनो, आइडियल सॉल्यूशन का दो केस पूछा जाता है। यदि आपको ये डिफिनेशन पता है, इधर 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 उधर गंदा गंदा काम काहे कर रहा है, चलिए इधर इधर, आइडियल आइडियल नॉन आइडियल, देखो आइडियल सॉल्यूशन का दो केस पूछा जाएगा तो लिख ही देगा सब के सब कि राउल्स लॉ को फॉलो करता है ना? सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ, फॉलो राउल्स लॉ, है ना? राउल्स लॉ को फॉलो करता है ना? राउल्स लॉ को फॉलो करता है। और सुनना, डेल्टा एच मिक्स बराबर 0 होगा और डेल्टा भी मिक्स बराबर भी 0 होगा। ये दो कंडीशन है ना? कभी कभी राइट टू कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन लिख के आता है, तो बस इतना ही सा लिखना रहता उसमें। सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ, है ना? डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ, है ना? डेल्टा एच मिक्स मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करना है, नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा भी मिक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी ज्यादा और कम हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यही पॉजिटिव और नेगेटिव जो हो सकता है उस हिसाब से नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है। वन इज सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड अदर इज सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है, तो डेविएशन मतलब राउल्स लॉ से डेविएशन। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर या फ्रॉम राउल्स लॉ, और सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन आइडियल बिहेवियर। इसके लिए दो कंडीशन जब लिख रहा है, डेल्टा एच मिक्स, पॉजिटिव डेविएशन में कुछ नहीं करना है, याद बात कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो 0 से ज्यादा कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा भी मिक्स इज इक्वल टू ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव हो जाना चाहिए, तो डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन 0 और डेल्टा भी मिक्स भी लेस देन 0। अच्छा, लेस देन 0 कहने का मतलब नेगेटिव, तो ऐसा सॉल्यूशन बनाना एक्सोथर्मिक हो जाता है और ऐसा सॉल्यूशन बनाना इंडोथर्मिक हो जाता है। अब इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से जानते हो क्या पकड़ेंगे? इसमें बॉन्ड तोड़ना पड़ता होगा,
या इसमें बॉन्ड बनता होगा। यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच यदि बॉन्ड बन जाए, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच यदि बॉन्ड बन जाए तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और यदि बॉन्ड टूट जाए मतलब दोनों दूर हो जाए। एक तो बात बताए थे, इसमें याद होगा, नहीं याद है, क्या एग्जाम्पल था पॉजिटिव डेविएशन का? हाँ हाँ हाँ, सही बात है। दो तीन एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना, एकदम उसको ही याद रखना। ऐसे हम बहुत एक दिन पूरा लगाए समझाने में कि कैसे समझेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन है और कैसे समझेंगे नेगेटिव डेविएशन है। अभी भी हिंट दे दिए हैं। पॉजिटिव डेविएशन मतलब हाँ एंडोथर्मिक है, बॉन्ड टूटेगा यानी दो मॉलिक्यूल दूर चल जाएगा। इसमें क्या होगा कि पहले जो मॉलिक्यूल होगा वो बॉन्ड बना के रहता होगा, दो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच बॉन्ड, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच बॉन्ड, लेकिन दोनों को मिला दिए तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का बॉन्ड टूट गया, दूरियां बढ़ गई। यहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं, तब कोई आए कहाँ से, बक्सर से, कोई आए छपरा से, दूरी है गंगा जी के आर पार, कोई आए से, अरे यहाँ आके एक चौकी पे सूत रहे है रहे, गाना गा रहे, निरहुआ सटल रहा। ये देखिए डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन है। और इसका ठीक उल्टा पॉजिटिव डेविएशन। ये समझाने के लिए ये एग्जाम्पल बहुते आता है, ये वाला एग्जाम्पल बहुते आता है, इसलिए बताए कि एक बात समझ जाइएगा तब फिर हो जाएगा। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन घट जाता है ना। तो इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल, ये सब लिखने के लिए जब आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, तो आपको लिखना पड़ेगा कि सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल में पहले इंट्रैक्शन है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में पहले इंट्रैक्शन है, और सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाए तो इंट्रैक्शन डिक्रीज कर गया या टूट गया। जब टूट गया तो पॉजिटिव डेविएशन, और जब टूटा नहीं और मजबूती से पकड़ लिया नेगेटिव डेविएशन, है ना। यही बात तो बताए थे कि ये आपका रिजल्ट आइडियल, आप स्टूडेंट आइडियल रहिए, रिजल्ट आइडियल होगा। आप नॉन आइडियल हो जाइए यानी लॉ से भटकिए, तो दो बात हो सकता है, वो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो देखिए नेगेटिव डेविएशन में जा रहे हैं कि आप पॉजिटिव डेविएशन में। अब देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ना। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है मिलने के बाद। ये एग्जाम्पल पक्का एनसीईआरटी में है तो आपको आ सकता है। और नेगेटिव डेविएशन में याद कराइए, एसीटोन और इथेनॉल है तो ढेर सारा, पहले एनसीईआरटी वाला ही ज़्यादातर एग्जाम्पल आपके काम का होता है। तो क्या कहेंगे इसको, बिगिनिंग ऑफ दिस दैट, तो सब पढ़ लिए हैं आप। और एग्जाम्पल देखिए क्या लिखाया गया है। नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल फिनॉल है और एनिलीन लिखा है। फिनॉल और एनिलीन बहुत याद रखिएगा, फिनॉल प्लस एनिलीन। और यदि पूछ दिया जाए आपसे कि इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, बताइए क्या है पॉजिटिव डेविएशन की नेगेटिव डेविएशन,
तो समझिए मेरी तरफ से, आप बताइए इथाइल अल्कोहल और वाटर, ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले ज़्यादा लग रहा होता है, मिलाने के बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है। तो कैसा सॉल्यूशन हुआ? इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। देखिए किस हाल तक पहुंच जाते हैं, एक वो एग्जाम्पल नहीं याद है, न समझने आ रहा है। हम इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर पूछें, कहाँ सेट कीजिएगा? इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर कहाँ सेट कीजिएगा? हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हाँ लिख देते हैं, बेंजीन प्लस टॉलीन, और वो एग्जाम्पल आप पे छोड़े, आप समझ के बताइए हमको। इथाइल अल्कोहल वाटर बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आए बेंजीन नेप्थलीन आइडियल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं, C2H और वाटर HOH, यहाँ फोर्स होगा इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, यहाँ भी इसके साथ इथाइल अल्कोहल जुड़ा हुआ होगा। अब इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब पानी में मिला देंगे तो ये एक दूसरे से हट जाएगा। ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा भाई एनर्जी इसको तोड़ने के, मिलाने के लिए। इसीलिए ना कभी कभी देखो, अब फिर एक बात यहाँ पर बोल के समझा रहे हैं कि कभी कभी कहा जाता है कि दारू थोड़ा सिर गर्म पानी में ठंडा पी लीजिए, रम थोड़ा सिर गर्म पानी में। तो सिर गर्म पानी यही काम कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल को वाटर से अच्छे से मिक्स कर रहा है, उसको गर्म करना पड़ा। तो कैसा फिनोमेनन हुआ? ये एंडोथर्मिक, यानी पहले से अट्रैक्शन रहता है, बाद में मिलाने से उसका अपना एग्जिस्टिंग इंट्रैक्शन टूटता है ना। तो इथाइल अल्कोहल वाटर कैसा सॉल्यूशन का एग्जांपल है? पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ऐसे इतना एनालिसिस करिएगा, तब जाकर करके आपका काम होगा कंपटीशन में। और वो कह दिए हैं, है ना, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर हो गया तो मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर भी हो जाएगा। और इस तरह का एग्जाम्पल हेक्सेन, हेप्टेन, बेंजीन, टॉलिन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितना सब एग्जाम्पल है जिसमें पहले से भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, बाद में भी नहीं लग रहा है, तो वो कैसा एग्जाम्पल है? आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। क्या कांस्टेंट? हाँ, तभी तो डेल्टा एच मिक्स जीरो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात, ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें आएगा। इसके बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ही यहीं से रिलेटेड टॉपिक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, देखो देखो बाबू, होता क्या है, होता क्या है कि ऐसे दो चीज मिल जाते हैं कि दोनों को फिर सेपरेट करना पड़े तो सिंपल बॉइलिंग से अलग नहीं हो, वो दोनों के दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल कर जाए, तो ऐसे मिक्सचर को कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोले, हम समझ में आया? जैसे हम मान लीजिए कि दो कंपोनेंट किसी खास कंपोजिशन में मिलाएं, 63% वाटर और बाकी 37% HCl, मान लेते हैं, एक कंपोजिशन फिक्स। अब इस कंपोजिशन में इसका बॉइलिंग पॉइंट मान ही लेते हैं, तो नहीं रखना है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड पे HCl भी बॉयल कर जाए,
वाटर भी बॉयल कर जाता है। हालांकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जब वाटर अलग रहता तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, HCl का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन दोनों मिला दिए तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया। अब इसको हम डिस्टिलेशन करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने से वाटर के भी वेपर बन जाएगा और साथ साथ में HCl मॉलिक्यूल का भी वेपर बन जाएगा, इसलिए वो सेपरेट नहीं होगा। ऐसे क्या होता था कि वेपोराइजेशन से हम लोग सेपरेट कर लेते थे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता था पहले उसका वेपर बनना स्टार्ट हो जाता था। जैसे ये दोनों इस कंपोजिशन में नहीं रहता तो 80 डिग्री पे गर्म करते तो खाली HCl का वेपर बन जाता, कलेक्ट कर देते, HCl अलग हो जाता, 100 डिग्री पे पानी अपना रह जाता। लेकिन ये दोनों जब मिक्स किया तो दोनों का टेम्परेचर कितना हो गया, तो 90 डिग्री, तो दोनों बॉईल करेगा तो वेपर में भी दोनों साथे रहेगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाए। इसके लिए दो चीज ऐसा चाहिए जिसका कंपोजिशन फिक्स्ड हो, ठीक है। अभी भी दो तरह का होता है, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, जो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना डिग्री से, इसका मान लिए बताए नहीं है, हमको आता भी। यदि ये दोनों को मिलाए इस कंपोजिशन में और इसका बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है, तो बताइए कम के तरफ है कि ज्यादा की तरफ है, मतलब 80 की तरफ है। 90 डिग्री हो जाता, 82 हो जाता, चलिए 90 को हटा करके 82 85 कुछ हो बना देते हैं, मान के चलना है डिफिनीशन समझने के लिए। तो यदि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के तरफ हो जाएगा तो उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे। और यदि इसी का टेम्परेचर 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता तो बताओ किसके तरफ हुआ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था उसके तरफ हुआ, तो उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे, ठीक है। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल्स क्या होगा, ये भी समझने वाली बात है। तो जिस सॉल्यूशन में निरहुआ सटल रहा वाला गाना था, उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों सटल था, उसको बॉयल करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो नेगेटिव डेविएशन वाला का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाएगा। यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल होगा सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल होगा सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। चूंकि पार्टिकल अपने से हटा है, तो जब हटा हुआ है उसको हटाना है, मतलब दूर करना है एक दूसरे से, पॉइंट कम ही लगेगा। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट, ये सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन क्या बन जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन क्या बन जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बस इतना बात याद रखिएगा, एजियोट्रॉप से भी डरने लगेगा। ऐसे एजियोट्रॉप जब लिखले रहता है क्वेश्चन पेपर पे भारी लगने लगता है, बाप रे क्या लिखल है एजियोट्रॉप। कैसा मिक्सचर, मिक्सचर इन फिक्स्ड कंपोजिशन, composition fixed, has same boiling point, या constant boiling point। mixture in fixed composition in which both has same boiling point, composition in which both has same boiling point known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब ये तो आपके समझने का भी डिफिनेशन हो गया। अब जल्दी में यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर
नोन एज, अब जो मन में आए वो डिफिनीशन आप लिख सकते हो, बस एक लाइन का तो है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि दे कांट सेपरेटेड थ्रू, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कांट सेपरेटेड थ्रू, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, भाई थोड़ा सा सुन लो, कांट सेपरेटेड थ्रू डिस्टिलेशन मेथड, यानी ये सेपरेट नहीं होगा। ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह का होता है, हाँ यही अच्छे से समझ आए और क्वेश्चन तुम्हारा बन जाए, इसी के लिए कल हम कहे कि नहीं जल्दी में नहीं, इस सबको एक बार और गाना सुना ही देना है। हाँ इसी वजह से मैक्सिमम बॉइलिंग, यही खूबसूरती है इस बच्चे में। मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप का एग्जाम्पल क्या होता है भाई, अभी समझा दिए। मैक्सिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप का ही एग्जाम्पल होता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब पूछा जाएगा कि क्या सारा, तो कहेंगे नहीं, इसमें ऐसा है ना कि मामला थोड़ा फिक्स्ड कंपोजिशन का है, किसी न किसी फिक्स्ड कंपोजिशन में, जैसे 95% वो 5% ही है, 65% वो 35% ही है ना, ये मामला इसमें बनता है। लेकिन वही वाला सॉल्यूशन होगा जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और इसमें सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। हाँ अब प्रोपोर्शन ज़्यादातर देता नहीं है, एक आध को क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में आया है, तो ये उसको क्या कीजिएगा, वो तो आता है। अब एनसीईआरटी में जो लिख दिया है वो आएगा, जैसे 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर, ये जो टॉपिक है अप्रोक्स कंपोजिशन क्या दिया है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग का एग्जांपल एक ठो और लिखा, वो लिख लेना, 68% नाइट्रिक एसिड और नेगेटिव डेविएशन वाला। मैक्सिमम बॉइलिंग या नेगेटिव डेविएशन, एक एग्जांपल यहां से लिख देना, 68% नाइट्रिक एसिड HNO3 और कितना बच गया 32% ऑफ वाटर, यानी ये दोनों का एग्जांपल हो गया, नेगेटिव डेविएशन का भी, मैक्सिमम बॉइलिंग इज़ोट्रॉप का भी, है ना। कंपोजिशन लगा दिया तो इज़ोट्रॉप हो गया, अदरवाइज नाइट्रिक एसिड और वाटर पूछता तो कैसा सॉल्यूशन था, नेगेटिव डेविएशन था। कांस्टेंट CO छूट गया था। अब ये टॉपिक मिक्सचर भी हो गया। बस इतना बात कम से कम मोटे मोटे तौर पे याद रखिएगा ना, जितना बोल देते हैं, तो उसके बाद अपने से बाकी कॉन्सेप्ट बनवाएं। एक फेनोमेनन होता था रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें मूवमेंट ऑफ वाटर को उल्टा कर देते थे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के, है ना, वो रह गया, वो आता है, वो लिख देते हैं। हो गया। अब देखिए एक फेनोमेनन है रिवर्स ऑस्मोसिस,
तो व्हाट डू यू मीन बाई रिवर्स ऑस्मोसिस करके बातें आ जाता है। क्या है भाई रिवर्स ऑस्मोसिस? देखो, ऑस्मोसिस से ही समझ लोगे, ऑस्मोसिस तो सबको आता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मान लो 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, और ये मान लो 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन है। बोलो किसको हाइपोटोनिक बोलोगे, किसको हाइपरटोनिक बोलोगे? इसको हाइपोटोनिक बोलोगे और इसको हाइपरटोनिक बोलोगे, हाइपरटोनिक बोलोगे। समझाने के समय में बहुत बार समझाए कि चना पानी में रखते हैं फूल जाता है, किशमिश पानी में रखते हैं फूल जाता है, ये ऑस्मोसिस हो रहा है। अब है क्या, अब क्या है, जोक को नमक वाले सोल्यूशन में रख देते हैं, जोक नहीं लीच। हाँ, लीच जो देखता होगा कि चपाने से चप जाता है, मरता नहीं है जनरली जोक, है ना। तो ये वाला जो जोक है उसको कैसे मारना पड़ता है, तो नमक वाला सोल्यूशन डाल देते हैं। तो जोक के जो बॉडी है उससे पानी बाहर निकल आता है। पौधा किसी का बहुत खिलखिला रहा है और आपको उसका फूल और फल नहीं मिल रहा है, तो आप उसके पौधे के जड़ में यदि 2 किलो नमक डाल देते हैं तो पौधा गया। होगा क्या, होगा क्या, मतलब उसका पानी बाहर ही निकल जाएगा, है ना। ऐसे उसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं, है ना, एक्सोस्मोसिस, पानी का बाहर निकल जाना। यहां पर 2-3 बातें हम कह चुके, एक इंडोस्मोसिस कह दिया, एक ऑस्मोसिस कह दिया, एक एक्सोस्मोसिस कह दिया। ये तीनों से उल्टा है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है। ये नॉर्मल नहीं होता है, इस पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ता है। नॉर्मल में 3 ही केस होगा, एक ऑस्मोसिस होगा, किशमिश में पानी घुस गया, एंडोस्मोसिस, जोक से पानी निकल गया या लीच से पानी बाहर निकल गया, एक्सोस्मोसिस। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस, हाँ उल्टा होगा। जैसे अब देखोगे क्या करने वाले हैं हम बाबू, यहाँ देखना थोड़ा, देखना थोड़ा, यहाँ पे पिस्टन लगा दिए हैं अब। हाँ पिस्टन लगा दिए यहाँ पे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। पहले पानी हाइपोटोनिक से 3 फेनोमेनन एक साथ डिस्कस कर दिए मात्र 2 मिनट के अंदर। हाइपोटोनिक पानी जा रहा था, वाटर का मूवमेंट हो रहा था हाइपरटोनिक के तरफ। अब ये पिस्टन जो है ना ऊपर से चाप देते हैं, तो बताइए वाटर का मूवमेंट इधर से इधर हो जाएगा कि नहीं। जब इस पे हम क्या लगा देंगे, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिवर्स हम कहते हैं यदि मूवमेंट ऑफ वाटर हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक हो जाए, और ये तभी संभव है व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, फेनोमेनन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही घर में आपका जो आरओ लगा हुआ है उसमें होता है। वो प्रेशर चापने के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है और मशीन चाहिए होता है, ताकि वो प्रेशर बना के रखे, जिससे रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाए, है ना। प्रेशर नहीं रहेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के फेनोमेनन को कैसे डिफाइन करेंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और लो वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नोन एज व्हेन वी एक्सर्ट प्रेशर, ये अपने से थोड़े होगा, व्हेन वी अप्लाई pressure greater than osmotic pressure, osmotic pressure, phenomenon known as reverse osmosis, phenomenon known as reverse osmosis, phenomenon known as रिवर्स ऑस्मोसिस। कहाँ इस्तेमाल करता है? राइट वन एप्लीकेशन लिख के आता है, तो एप्लीकेशन है डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। सबसे पहली बार आरओ का एप्लीकेशन सेलाइन वाटर से वाटर निकालने में किया गया था, और ये जो है वो पुणे के साइड में सैनिकों के लिए व्यवस्था किया गया था। इंडिया है ना, इंडिया में व्यवस्था किया गया था सैनिक को पानी पिलाने के लिए, नमक वाला पानी के समुद्र के आसपास रहता था। रुकना, क्या लिखे? मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब पानी कम होगा, पानी कम होगा। यानी लो वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब हाई वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। उल्टा हो गया ना, रिवर्स लिखा है। ऐसे होता था हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन, लेकिन अभी हो रहा है लो वाटर कंसंट्रेशन से हाई वाटर कंसंट्रेशन में। ये कब होगा? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर एक ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तभी होगा। नॉर्मल नेचुरल फिनोमेनन है जिसमें आपको इंडोस्मोसिस हो जाएगा। किशमिश को पानी में डाल दीजिए, कुछ नहीं करना है, पानी अपने आप किशमिश के सेल्स में चला जाएगा, ये इंडोस्मोसिस है। तना हुआ पौधा है, उसमें नमक डाल दीजिएगा, अपने आप पानी बाहर निकल आएगा। आम का अचार ऐसे ही बनाते हैं, है ना, देखते हो ना, कभी कभी दुबला हो जाता आदमी तो बोलता है काहे रे, क्या बात है, सूख के खटाई हो गया है। आम का भी अचार, आम तना तना रहता है पहले, बाद में सिकुड़ता है। नींबू का अचार बनाते हैं, नींबू भी फूला फूला रहता है, बाद में सिकुड़ जाता है। तो वो एक्सोस्मोसिस था, ये रिवर्स ऑस्मोसिस है, इसमें अब प्रेशर देना पड़ता है। हाइपरटोनिक मतलब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, पानी उसमें कम होता है। हाँ, ये इतना ही कंफ्यूजन तो रहता है, उसी को क्लियर करने के लिए 2 लाइन लिखे हैं। खाली में ये देखो, ये मिलाओ, जब कभी कॉन्सेप्चुअली दिक्कत में आ जाओ, दोनों बात मिलाओ। ऑस्मोसिस में कैसे डिफाइन करते थे? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। यहां पर कैसे डिफाइन हुआ? लो वाटर कंसंट्रेशन टू, अब लो कंसंट्रेशन का यहां पे आओ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो ना, 1 मोल नमक है इसमें, बातों को समझो, 1 मोल नमक है 1 लीटर में। अच्छा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाई, ठीक तो है, यहां 2 है लिखा हुआ, सब ठीक है सर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और लो वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, 2 हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाई वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। यहां सुनो, यदि हाई कंसंट्रेशन और लो वाटर कंसंट्रेशन में दिक्कत हो रहा है, 1 मोलर NaCl मतलब 1 मोल पर लीटर। लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल नमक है, यहां 0.2 मोल है नमक, कितना में? 1 ही लीटर में। बताओ पानी ज्यादा कहां है? इसमें ज्यादा पानी होगा, है ना, तो इसमें ज्यादा पानी हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाई का, है ना, ऐसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
हम लोग हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को कहते हैं। बस खत्म करना ना ये है मिशन। अब हम लोग को पढ़ना है वेंट ऑफ फैक्टर एबनॉर्मल मोलर मास, है ना, एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर, दो टॉपिक। इसको कर लेना, ये बायोलॉजी में दो तरह से आता है, मतलब बायोलॉजियों में आता है ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। हाँ, सेल में होता है पूरा पूरा फ्यूजन सिस्टम, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये काम तो बॉडी में चलता रहता है हमेशा। ऑस्मोसिस पढ़ा, इसलिए खाली रिवर्स ऑस्मोसिस लिखे हैं। अब देखिए, अब देखिए एबनॉर्मल मोलर मास, बड़ा दुख होता है जब सवाल आता है पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मास। अब क्या लिखें इसमें, मोलर मास तो ठीक ही था, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। तो एक्चुअली में क्या है ना, इस बात को रिलेट करना रहता है, दिमाग से एकदम लगाए रखिएगा कि सॉल्यूशन चैप्टर में मोलर मास निकालने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। यदि कहीं पर आ रहा है ऐसा सवाल कि राइट वन एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब जो डिटर्मिनेशन कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, यदि वो थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं आता है, दैट मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे एसिटिक एसिड एक मॉलिक्यूल 60 होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो 120 आ जाता है, आना चाहिए था 60, आ रहा है 120, तो पूरा का पूरा गलती आ रहा है, एब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। एक्चुअली मैं ये जानना चाहता है आपको एग्जामिनर कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट जान रहे कि नहीं। तो व्हेन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज is not equal to theoretical or calculated molecular mass, then it called as abnormal molar mass। बस इतना सा बात है। और उसको पता नहीं गलत होता है, क्या क्या लिखता है बच्चा, बहुत बहुत ही महान क्वेश्चन है। इसका जवाब 100 कॉपी जांचने पर एक आध कॉपी में लिखल रहता है, जो जो सही सही लिखल है। ये प्रैक्टिकल एक 3-4 साल कॉपी चेक करके एबनॉर्मल मोलर मास, वो भी नहीं लिखता है, इतना रटाते काहे के लिए। ये रटाने का तरीका इसीलिए इतना कह देंगे, फिर भी वहां लिखा ये मोलर मास नॉर्मल से नॉर्मल हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि ये हो जाता है। if the observe molar mass from the property from the colligative properties, if the observed molar mass from the colligative properties is not equal to calculated or theoretical molecular mass, then it known as abnormal molar mass। बस ये डिफिनेशन लिखने के लिए आता है। और बता देते हैं ये सीबीएसई बोर्ड वाला में बहुत ज्यादा आता है। व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मास।
लिखना ये पड़ेगा कि ऑब्जर्व मोलर मास फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यदि बराबर नहीं आ रहा है कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास का, तो इसको हम कहेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एसिटिक एसिड का एग्जांपल देकर के पहले समझाए हैं। इसी एबनॉर्मलिटी को रिमूव करने के लिए एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास, abnormality in molar mass can remove by, यही एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास को रिमूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था एक टर्म, दैट इज वेंट हॉफ फैक्टर। इनको नोबेल प्राइज मिला था इस बात के लिए। abnormality in molar mass can be removed by वेंट हॉफ फैक्टर। हाँ, वो अल्फा उल्फा लगाना नहीं है, अभी हम ना लगा रहे हैं वो। हम्म abnormality in molar mass can be removed by वेंट ऑफ फैक्टर। ये केबीसी 13 का क्वेश्चन था, 50 लाख का है ना। केबीसी 13 में 25 लाख के बाद जब 50 लाख मिलना था ना, 25 लाख के बाद जब 50 लाख मिलना था तब ये पूछ दिया था। और वो एक्चुअली में कॉमर्स नहीं, वो आर्ट्स स्ट्रीम का आदमी होता है जो गंगा नदी वगैरह का नहीं, सब पहला दूसरा क्वेश्चन एकदम जीके रहता है। अब उस जीके से अचानक से बदल के एकदम प्योर साइंस पे आ गया, एकदम 12th का सॉल्यूशन चैप्टर कि बताइए कि एबनॉर्मलिटी इन मोलर मास रिमूव्ड बाय ऑप्शन राउल्स, ऑप्शन वेंट ऑफ। वो भाई साहब राउल्स कह दिए, वो चारों और लाइफ लाइन यूज करके राहुल से उनके पूरे खानदान में था सब, है ना। तो अब हम लोग सामने में देखते रहेंगे तो लगेगा ना यार जल्दी बताओ वेंट ऑफ, तो उसके बाद जो है सब भूल जाता है। अब चलिए, अब देखो वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग को दो केस में पढ़ना है। एक कंप्लीट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब पूरा का पूरा टूट जाता है। वेंट ऑफ फैक्टर आई, यदि पूछता है व्हाट इज, जो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा है व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, तो निकलना इट इज द रेशियो, ठीक है, मोलर मास एबनॉर्मल। जैसे हम बता रहे थे कि एसिडिक एसिड का मोलर मास होता है 60, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करके आ गया 120, तो 60/120 वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 1/2। किसी का 2 गुना आ जाए I = 2, तो किसका क्या आएगा, ये बातें यहां पे करनी होती है। एक डिफिनीशन है नॉर्मल मोलर मास भागा एबनॉर्मल मोलर मास। या फिर एक और बातें कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन इनिशियली। एक और बोल सकते हैं आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन बाय concentration of electrolyte taken initially। डिफिनीशन लिखने का मन है, इसी बात को लिख सकते हैं कि नॉर्मल मोलर मास मतलब वेंटो फैक्टर क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू दैट ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन इनिशियली। concentration of electrolyte after association dissociation by concentration of electrolyte taken initially। ये I की वैल्यू निकल जाता है, और कुछ में यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो वो कंपटीशन के लिए ही है, ज्यादा में नॉर्मल वाला आपको आ जाता है। फॉर डिसोसिएशन देखिएगा, थोड़ा याद कराने की कोशिश हम कर रहे हैं आपको। फॉर डिसोसिएशन के लिए जैसे अब NaCl है तो I की वैल्यू 2, CaCl2 है तो I की वैल्यू 3। हम कहना आपको ये चाहते हैं कि यदि कोई x b बाई है तो I की वैल्यू x प्लस बाई ही होती है ना। I की वैल्यू x प्लस वाई होता है ना। एक्स बी बाई है, ये एक्स बी बाई है तो आई का वैल्यू देखो, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, 1 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, जोड़ दिया 3। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, ऐसे केसेस में ऐसा क्वेश्चन आता है K4APCN होल 6, इसका आई का वैल्यू तो ये 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, 4 1 5, चूंकि बीच में ये आयोनाइज नहीं करता इसलिए तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है ना। तो आई का वैल्यू ऐसे निकलता है। फॉर एसोसिएशन यदि डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर डाइमर फॉर्मेशन, अब कहीं पर लिखा है ऐसा डाइमर फॉर्म कर रहा है तो आई की वैल्यू 1/2 होता है। जैसे एसिटिक एसिड में था कि एसिटिक एसिड को यदि हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो दे मॉलिक्यूल विल बी डाइमराइजेज, तो डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा था I इज इक्वल टू हाफ। तो आपके बोर्ड में तो एक सवाल ये भी आ जाता है ना, I इज ग्रेटर देन 1 कब होगा, किस मॉलिक्यूल के लिए I ग्रेटर देन 1, किस मॉलिक्यूल के लिए I लेस देन 1, एसोसिएशन हो रहा है तो लेस देन 1 है ना। यहाँ पे हम अभी अभी बता देना चाहते हैं कि अल्फा की बात करें तो डिसोसिएशन में अल्फा जो होता है से रिलेट करता है I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। यहाँ पे एसोसिएशन यदि होता है तो 1 माइनस अल्फा बाई एन। ये बातें याद रखिएगा तो ये पूरा बातें भी हो जाएगा। एसोसिएशन का अल्फा, डिसोसिएशन का अल्फा, अल्फा जहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा जहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। यदि आप बोर्ड दे रहे हैं तो वो I बराबर 2 3 से भी काम चलता दे रहे हैं तो इसके बिना तो पूरा चैप्टर ही काम नहीं चलाएगा। हाँ हाँ, नहीं निकलेगा तो निकल जाएगा बचवा। हाँ, के वगैरह भी निकालना दे सकता है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा है ना। तो यदि आप जी की तरफ देख रहे हैं तो इसके बिना मुश्किल है सवाल। हाँ, सेकंड में इनिशियली
हाँ, इनिशियली मतलब शुरुआत में। क्लियर है? क्लियर है? अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला बना के एक बार फिर लिख देंगे। पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टी बी बराबर आई गुना के बी गुना मोललिटी, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोललिटी, और पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। ये चार फॉर्मूला बेंट ऑफ फैक्टर जोड़ करके, इससे पहले हम लोग टॉपिक के अंदर पढ़ ही रहे थे, लेकिन जहां पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस आए तो आई भी लगा देना है। और आई कैसे लगेगा और आई की वैल्यू कितनी होगी, ये अभी तो हम कर दिया। अब 15 मिनट बचा हम लोग के पास में, थोड़ा क्वेश्चन देख लें कि क्या सब आया है ना। अब देखिए, बोर्ड के लिए हम लोग तो 2 क्लास में पढ़ लिया, ऐसे हम सॉल्यूशन 20-22 क्लास में शुरुआत में बताए हैं, है ना। लेकिन ये बोर्ड में तो सफिशिएंट है, आप इतना से काम कर सकते हैं। अब जहाँ पे 20-22 क्लास बहुत ज़्यादा लगता है कि कुछ याद ही नहीं है, तो वहाँ पे तो काम करने के लिए काम करना पड़ेगा ना। तो ये है, कितना मेहनत कर रहे हैं देख रहे हैं। अब ये भी ख़त्म कर दिए, वो भी ख़त्म कर देंगे शनिवार को। आज सोल्यूशन हो गया, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और परसों केमिकल काइनेटिक्स, है ना। सॉल्यूशन में थोड़ा बड़ा था, चैप्टर भी बड़ा है ये। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एगो बचवा कह दिया था एक्चुअली में, इसके वजह से, नहीं तो कल भी हो सकता था। हाँ, देखो क्या लिख रहा है, बना दो। जैसे पहला क्वेश्चन बनाना है, क्या करेंगे बताओ। 234.2 ग्राम शुगर सिरप कंटेन इतना ग्राम शुगर, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो क्या किया जाए, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट 34/2। ऐसे सवाल बनाना सिखा रहे हैं। क्लास का थोड़ा ज़्यादा महत्व बोर्ड में लिखना कैसे, इस पर भी ध्यान देना से होगा। तो फार्मूला लिख देना है पहले कि वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, और ऊपर में 1000, है ना। वॉल्यूम किस चीज में, ml में। और हाँ, और बगल में जो है ना वो वेट W वेट होता है, ये मॉलिक्यूलर मास होता है। ये बोर्ड में, चूंकि आपको हम पिछले दिन भी कहे हैं कि वो तो नहीं जान रहे आपको ना, चिन्ह तो रहा नहीं है, कॉपी के थ्रू ही चिनेगा। तो आप यदि वेट लिख देते हो, m बराबर मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हो, v वॉल्यूम लिख देते हो, सीट भी मिला हुआ है तब ना, और लिख देते हो। वीआर बोर्ड वाले को खास कहते हैं, नंबर ज्यादा आएगा। नहीं तो फिर नंबर उतना आ जाता है जितना एक दुकान में बैठने वाला बचपन को आ रहा है, या उससे कम में आ जाता है ना। तुम एक्स्ट्रा उसमें कुछ करके दिखाओ, एवरेज मार्किंग से बचोगे, है ना। तो यहाँ पे खास काम ये होता है कि भैया लिख दिए वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये भी वॉल्यूम है, ये मोलरिटी कहते हैं, फिर लिख दिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वेट। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें तो टिक लगाना है। कितना, 34.2 शुगर का, 342 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, आइए ना, है क्या, है क्या, वॉल्यूम है क्या। चलिए, मैं मोलरिटी पूछ रहा होगा। हाँ, तो मोलरिटी यदि निकालें तो 2 ग्राम आता है कि नहीं, एक बार गुना 1000, क्या वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिए हैं यार। यहाँ 0, 342 342 से कट गया, 1 2 3 1 2 3 1/2 0.5, क्या निकला। एक्चुअली में सवाल मोलरिटी का नहीं, मोलरिटी निकालना था, है ना। ये सब थोड़ा थोड़ा गलती यो किया होगा और वो करता है ना। तो अपने से ही सब कर देना रहता है।
अब सही हो गया सब। कितना आ रहा है? 0.5। गलती है, गड़बड़ होगा। चलिए, बीच इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, बच्चे को बता ही दिया था 0.5। नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर पिछले दिन पढ़ रहा था ना, मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। बाप रे, देखिए तो ये क्वेश्चन दे दिया ये ऑब्जेक्टिव में। अब बताइए, इसमें बाप रे इसलिए कि लंबा ही ऑब्जेक्टिव लाइक होता नहीं है। 3 नंबर का आता है सीबीएसई बोर्ड वाले को, ये 1 नंबर का और 2 बार आया है वो भी, है ना। मतलब एक बढ़िया सवाल है ये। 5% solution of cane sugar isotonic with 1% solution of substance X, the molecular weight of X। आप लोग को हम बताएं ऐसे सवाल से आने के लिए, आइसोटोनिक है मतलब π1 बराबर π2, C1RT बराबर C2 RT2। अब R से R कैंसिल, T1 से T2 कैंसिल, है ना। टेम्परेचर सेम ही होगा, लिखा नहीं है तब हम लोग अपने से सेम करेंगे। C1 बराबर C2, तो C1 केन शुगर का, C2 X का, तो वेट बाई मॉलिकुलर वेट। 5% सोल्यूशन है, क्या करेंगे 5% सोल्यूशन को 5 ग्राम। मॉलिकुलर मास बताइए केन शुगर का दिया है 342, बाई इधर में वॉल्यूम ले लेते हैं 95 ग्राम लेंगे, मोलालिटी ये ले लेते हैं, तो दोनों तरफ तो सेम ही चीज लेना है ना। और ऊपर में 1000 तो नहीं लेंगे, तो 1000 नीचे अगल बगल में कट जाएगा, और क्या। C2 1%, कौन सा सबस्टांस नहीं पता है, मॉलिकुलर मास, और 1 है तब कितना बचल होगा 99, और ऊपर में 1000। अब सॉल्व कर दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। आ रहा है देखो, 68.4 मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू। यदि ये जानते हैं तो ऑब्जेक्टिवली आईआईटी वाला मेथड में ये बताएं, है ना। नहीं तो एक से आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते, फिर दूसरे वाले सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर रख के मॉलिकुलर मास निकालते। 2 ग्राम एनएच प्रेजेंट इन 200 ml सोल्यूशन, मोलरिटी पूछ रहा है, 2 ग्राम है तो चलिए ठीक ही है ना, 2 ग्राम है तो मोलरिटी इज इक्वल टू 2 ग्राम कितना सोल्यूशन में, मॉलिकुलर मास 40 हो जाएगा, और वॉल्यूम 200 ml, इसमें देखिए कितना अच्छे से लिखा है इंटू 1000। हाँ, तो 205 से कट जाएगा, 5 दूनी 10/40, 1/4 0.25। फिर ये सवाल है 2011 में भी आया, 2021 में भी आया, है ना। ये तो हम लोग कहते रहते हैं कि ये वाला पूरा जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन ही जाता है। नंबर ऑफ मोल पर केजी सॉल्वेंट बताइए कौन सा, देख क्या आप लोग भी ऐसे ही बनाइए, है ना। हाँ, और हम लोग थोड़ा सा मूव आउट भी करेंगे, सवाल बन जाएगा। अब देखिए 4 ग्राम कास्टिक सोडा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इतना ही था। 4 ग्राम कास्टिक सोडा 40 ग्राम में, बता दो जल्दी से आंसर, अरे फट से बता दो। NaOH कहते हैं कास्टिक सोडा, इतना बड़ा पाप करे अगर 12th में पढ़ता, माइक को लेके यूट्यूबर वन सब गरियाने लगेगा, कहेगा देखिए 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 इसको देखिए, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला ने बताया ये। NaOH कास्टिक सोडा बहुत आता है बोर्ड में, कास्टिक सोडा तो उसका फेवरेट है समझो, कास्टिक सोडा में एकदम नहीं भूलना है, और ये बहुत आसान है। अब हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़े तो सोडियम पढ़े हैं, अब वो कास्टिक सोडा में अभी तक है तो उसको क्या किया जाए। यही सब लैंग्वेज यूट्यूबर सबका है, परीक्षा से आगे खड़ा हो जाएगा, कैसा आया था पेपर, पेपर बताइए, अच्छा ठीक है बढ़िया गया, कास्टिक सोडा के फॉर्मूला बता दीजिए।
कभी कभी पूरा नाइट्रोजन का फॉर्मूला बता दीजिए, लड़का सब कंफ्यूजन में रहता है, इतना टेंशन में रहता है, उसको परेशान करता है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला बताइए, एन बोल दिया, देखिए देखिए एन बोल दिया, ये इसको नाइट्रोजन का फॉर्मूला नहीं पता है, वो N2 बोलना है। ये सब आप लोग को ट्रेन कर देते हैं कि उस समय नहीं फंसना है। वो सब ट्रैप वहीं पे है जहां पे आपको बोलने में दो बात लगता है कि नाइट्रोजन N बोले कि N2 बोले। तो नाइट्रोजन गैस O2, ऑक्सीजन गैस O काहे के लिए बोलिएगा, वो तो यही सुनना चाहता है। 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा, बोलो बोलो, तुम लोग बना लिया होगा यार। 4 ग्राम बटा 40 और 200 सेंटीमीटर क्यूब लिख रहे हैं, 200 गुना 1000। ऐसे सवाल में थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दीजिएगा। आ गया। हाउ इज मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम मोलरिटी? भाई ये वेट पे डिपेंड करता, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता। 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन, देखिए रेशियो नंबर ऑफ मोल का, बोलिए बोलिए। आपको दिख जाएगा कि सर सब पढ़ा दिए हैं, कोई नहीं छूटेगा। आप वही हमें क्वेश्चन दिखाना है। फॉलोइंग द सोल्यूशन राउंड्स लॉ करता है। ये ट्रॉपिक मिक्सचर देखिए किया ना बदमाशी, यही बदमाशी करता। 48% HCl, 48% HCl है ना। सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बोलेंगे इसको? ये जो ट्रॉपिक मिक्सचर। व्हाई डज वेपर प्रेशर लिक्विड डिक्रीजेज विथ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? अरे भाई तो लोअरिंग वेपर प्रेशर इसी को कहते हैं। और लेकिन पूछ क्या रहा है, क्यों डिक्रीज करेगा? कल एग्जांपल बताए थे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट जाता है ना। बाकी कुछ मत लिखिए, लिख दीजिएगा सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा तो वेपर मॉलिक्यूल कम बनेगा, तो इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। व्हाट आर आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन? अभी लिख रहे थे कि जो फॉलो करेगा, देखिए कितना बार फ्रीक्वेंसी है, 19, 20, 22, हो सकता है 25, 26 भी। ये कंपेरिजन ऑफ इतना मतलब ग्लूकोज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इतना में सॉल्यूशन अबाउट ट्वाइस। देखिए ये वाला क्वेश्चन ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ये बता देते हैं रुक के, बाकी सब तो ऐसी बोल देंगे। इन कंपेरिजन ऑफ इतना मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, हमेशा ये आइडियल होगा, I1 है। डिफ्यूजिंग 0.1 mgCl2, I इज इक्वल टू 3 है। और देखिए कंसंट्रेशन दोनों का बराबर है, टूट के 3 हो जाएगा, ये बनी है। तो जो भी होगा ये सब इसका 3 टाइम होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, क्योंकि I पे इसमें फॉर्मूला लिखे ना I गुना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंटो फैक्टर बताइए कितना? 3। अरे जोड़ के बताओ भाई, वहां गलती करोगे डायरेक्टली तो मेरा ये मेहनत खराब हो जाएगा। ये 3 नहीं लेना, हाँ ठीक है। ये वाला 2, ये वाला 1, 3। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज इन हाई माउंटेन, देखिए क्या कह रहा है ये, हाई माउंटेन पे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट वाटर घट जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का कौन है? देखिए फिर से आया है। फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू CRT होगा, पाई इज इक्वल टू CRT, P बराबर CRT। बाय ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउड टू पास, कौन सा मॉलिक्यूल को पास कर रहा है? सॉल्वेंट, यानी वाटर मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट कहते हैं। देख रहे हैं, बिल्कुल आसान सवाल रहता है, आप लोग हिम्मत बनाइए ना। देखिए क्या लिखा है, वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 मोलर, इतना देखिए क्या लिख रहा है, देखिए क्या लिख रहा है। ये सब सवाल आ जाएगा तब ना बच्चा चीटा खोजने लगता है। 8वां, I इज इक्वल टू क्या लिखे थे अभी, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, है ना, जेई के लिए बता रहे थे, बिहार बोर्ड में पढ़ा हुआ है। तो वेंट ऑफ 0.1 m BnO3 सॉल्यूशन इज 2.74 1 माइनस अल्फा, अल्फा तो नहीं पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही पता है, तो अल्फा लिख देंगे। एन अल्फा, एन कहाँ गया,
ये यहाँ Ba का 1 और NO3 होल 2 लिखा है, 2 1 3 अल्फा, तो 1 माइनस नहीं प्लस 2 अल्फा, तो 2 अल्फा बराबर 1.74, तो अल्फा बराबर 1.74 बाई 2, तो 8 दूनी 16, 0.87 गुना 100 कितना परसेंट पूछ रहा है, तो 87%, ये आंसर है ना। हालांकि ये देखिए जी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड में दिख जाता है। शनिचर को खत्म कर देंगे ये। Which of the following equation should have the highest boiling point? जिसका I सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, I किसका ज्यादा है, Na का 1 OH का 1 NH4 1 NO3 1 K1 Na2SO4 Na2SO4 का 1, इसका I 3 है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा है। सोल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर इतना एटीएम 3 कंसंट्रेशन वुड भी निकाल दीजिएगा, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतना 0.0821 कह रहा है, C नहीं पता, R भी तो इतना ही होता है यार, टेम्परेचर है 300, C नहीं निकल जाएगा 1/300 0.33 है ना। देख लीजिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम डिप्रेशन इसका होगा चूंकि I सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। ऐसे बता दें मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग इसका होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा, खाली फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो, जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देख रहे हैं स्पीड बनाए आप मेरे जितना, इतना ही स्पीड बनाइएगा। ये तो भाई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सब पढ़ा हुआ है या नहीं है ये दिखा रहे हैं हम आपको। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करना, राउल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डिफाइन करना, राउल्स लॉ डिफाइन करना है। 10 ग्राम नॉन बोला 100 ग्राम बेंजीन बॉइलिंग पॉइंट 1%, ऑस्मोटिक प्रेशर शुगर इतना अभी देख रहे थे, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक 5% यूरिया, वो 5% जो पहला ऑब्जेक्टिव में बना दिए थे। स्टेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख ही दीजिएगा, 4 कोलिगेटिव। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसका प्रेशर बराबर होता है। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, शुरू वहीं से किए हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास, निकल जाएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, क्या बात है ना। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रूव द ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बता दिए थे। व्हाट डू मीन बाय टर्म डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अभी शुरुआत यहीं से हुआ। राउल्स लॉ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या है। व्हाट डू मीन बाय टर्म एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट राउल्स लॉ, मतलब कौन सा सवाल है जो नहीं दिख रहा है। What do you mean by vapor pressure? What happens to the vapor pressure? Volatile dissolved solution, सब ये। अब ये वाला जो है ये CBSE बोर्ड वाला है क्या, हाँ वही वही वेपर प्रेशर वाला, और क्या जो सॉल्यूशन है, हाँ वही है, उसी को लिख देना है। यहाँ देखिए ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है, ये देखिए जो आया हुआ है उसी का कलेक्शन है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन 6.5 ग्राम सॉल्यूट से 1000 ग्राम वाटर, इतना एवं केबी बराबर इतना बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन खोज रहा है। नहीं बनेगा क्या, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फार्मूला तो हम तुरंत दे ही देते हैं ना, 732 mmHg का कुछ नहीं करना रहता है। केबी का वैल्यू दे दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं। केबी का वैल्यू कितना है, केबी गुना मोलैलिटी होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट ऊपर में 1000। केबी दिया है 0.52 गुना वेट दिया है 100 ग्राम वाटर 6.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास किस चीज का है जी, सॉल्यूट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, तो अथिया कहाँ दिया है, सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो सॉल्वेंट का वेट यहाँ तो 100 ग्राम आ जाएगा, 100 ग्राम यहाँ आ जाएगा गुना 1000। इसमें रहना चाहिए था ना सॉल्यूट कौन सा है, गड़बड़ कर दिया है, तो गड़बड़ कर दिया है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मोल फ्रैक्शन, आइसोटोनिक, पॉइंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, निकल जाएगा। डिफाइन द टर्म नॉन आइडियल क्रॉसस्कोपिक कांस्टेंट, अभी बता रहे थे केएफ को कहते हैं क्रॉसस्कोपिक कांस्टेंट।
वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीज, क्या बोलना चाह रहा है ये, डेल्टा V इज लेस देन 0. Which type of deviation from Raoult's law shown by resulting solution? What change in temperature would be after mixing? What happens? We place the blood cell in water give region. देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऑस्मोसिस इंडोसिस का क्वेश्चन है. ब्लड सेल को पानी में डालिएगा क्या होगा, वही जो किशमिश को डाल रहे थे तो हो रहा था, भूल जाएगा. यही ब्लड सेल को नमक वाले सोल्यूशन में डालिएगा तब क्या. गिव रीजन, मेजरमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड प्रीफर टू डिटरमाइन द मोलर मास. अभी कितना चिल्ला चिल्ला के ये बात बताए कि ये आता है. एक्वेटिक एनिमल मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, पिछले दिन कह रहे थे. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1 MkCl सोल्यूशन इज नियरली डबल देन, चूंकि आई का वैल्यू डबल है ना. ये डेसीमोलर मोलर सोल्यूशन, इसका आई का वैल्यू 50% आया. कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर 300 केल्विन. ये सवाल यदि बनाना आप चाह रहे हैं तो पाई बराबर ICRT लगा दीजिएगा. आई का वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा लगेगा. 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 50% ऑन आई लिखा है 0.5. एन बराबर 4 1 5 लिखिएगा, 5 गुना 0.5. आई का वैल्यू निकल जाएगा 1 माइनस 0.5 प्लस 2.5. 2.5 1 3.5 माइनस 0.5 बराबर 3 है ना. आई बराबर 3 लगा दीजिएगा, अब निकल जाएगा सब. आई बराबर 3 RT. अच्छा क्वेश्चन है. 10% सॉल्यूशन इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट इतना. 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर. कॉपी किताब समझने लगे, देख रहे हैं ना. अरे बाकी जितना ये एक घंटा का जो प्रैक्टिस करता ना, उसके भी मास्टर हैं हम ही लोग. हाँ देखिए ना कितना सवाल है, इतना सब सवाल है. एक भी आपको यदि अलग दिखे तो पिछले दिन व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं हम. और हमको जो है आप ये कह सकते हैं, एक सवाल जो हम दिखाना चाहते हैं वो ये है ना. ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड का नया वाला क्वेश्चन 2021 के बाद आना है. ये क्या कह रहा है सो सुनिए. देखिए रचित एक बच्चा है. इन्वेस्टिगेट वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्टर आई फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl NaCl. MgSO4 क्वेश्चन में आया हुआ है जी. क्वेश्चन 2023 पूछा हुआ है, CBSE 2023 है ना. तो थोड़ा सा समझ क्या कहता है. ऐसा वाला क्वेश्चन यदि आ जाए तो क्या कहता है. ही रिकॉर्डेड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्व कंसंट्रेशन. साल्ट का आई का वैल्यू लिखा हुआ है, इतना मोलर इतना मोलर इतना में. आई का वैल्यू है अलग अलग, बहुते वैल्यू लिखल है. ऑब्जर्व द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर. पूरा उतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद सवाल अपने पास तो यही लिखना है ना कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है. क्या होता है बताइए. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल टेकन इनिशियली. व्हाट हैपेंस टू वैल्यू ऑफ आई ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन एंड वाई. आई का वैल्यू डाइल्यूट करने पर क्या होगा. तो यहां पर आप देखिए, ये कंसंट्रेशन ये कंसंट्रेशन ये कंसंट्रेशन, सबसे कम यही ना है, सबसे कम यही है डाइल्यूट. तो आई का वैल्यू NaCl के लिए 1.87 से 1.97 हुआ. तो यही लिख देना है और क्या. व्हाट हैपेंस टू वैल्यू ऑफ आई ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन. तो इंक्रीजेज. और भाई भी लिखा है, तो भाई भी लिखा है ना. ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, चूंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विथ डाइल्यूशन. ये जानना पड़ेगा. क्या जानना पड़ेगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करता है, इसीलिए आई की वैल्यू बढ़ जाती है. एक्चुअली में इक्विलिब्रियम में पढ़ना था है ना. आई का वैल्यू बढ़ेगा कैसे. अल्फा बढ़ेगा तो आई की वैल्यू भी बढ़ेगी. ये सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम NaCl पर लीटर सॉल्यूशन. इट है ऑस्मोटिक प्रेशर इतना. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. कुछ नहीं करिएगा, पाई बराबर ICRT ले लीजिएगा. जिस टेम्परेचर पे आई का वैल्यू लीजिएगा वही टेम्परेचर यहाँ पुट करिएगा. ठीक है, आई का वैल्यू निकल जाएगा. और फिर अल्फा का निकालना रहता है, NaCl है, यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. आई की वैल्यू निकालने के अल्फा प्लस एन अल्फा निकल जाएगा. ठीक है,
तो काम उतना ही है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको मदद ही करता है जो लिखा हुआ यदि उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो याद दिला दिया, एक ग्रामा में था ये बात कि अल्फा और आई। ठीक है, फिर मिलते हैं कल